बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखने की कोशिश करेंगे वायरस, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, इन्फेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ वायरसेस के मुताल्लिक। सबसे पहले जाते हैं वायरस की तारीफ की तरफ कि आया ये वायरस है क्या। तो वायरस को हम डिफाइन करते हैं कि दीज आर ए सेलुलर इन्फेक्टिव क्रिएचर which present on the border between living and non-living things। यानी वायरस हमारे पास एसेलुलर गैर खुलवी इन्फेक्टिव क्रिएचर है, यानी इन्फेक्टिव मखलूक है जो कि मौजूद होता है उस बॉर्डर के ऊपर जो कि लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान है। सपोज यहाँ पे एक साइड पे हम तसव्वुर करते हैं कि लिविंग है, दूसरी साइड पे नॉन लिविंग है। अब इन दोनों के दरमियान पे ये बॉर्डर है और इस बॉर्डर के ऊपर एक मखलूक मौजूद है। अब इस मखलूक को अगर हम देखें तो ये बॉर्डर के दोनों साइडों पे मौजूद है, इस साइड पे भी है और इस साइड पे भी है, और वायरस का भी यही लोकेशन है, यानी इस तरह इस बॉर्डर के ऊपर मौजूद है। अब इनको हम ना लिविंग तस्वर कर सकते हैं ना नॉन लिविंग तस्वर करते हैं। उसकी वजह यह है कि जब ये इस साइड पे आता है तो बॉर्डर के इस साइड पे ये लिविंग कंसीडर किया जाता है, और जब इस साइड पे आ जाता है तो ये नॉन लिविंग कंसीडर किया जाता है। इसके अंदर दोनों किस्म की खुसूसियात पाए जाते हैं, लिविंग की खुसूसियात भी है और नॉन लिविंग की खुसूसियात भी है। जो बड़े बड़े लिविंग की खुसूसियात इसके अंदर है उनकी तरफ जाते हैं, तो जो बड़े बड़े खुसूसियात हैं उनमें एक खुसूसियत ये है कि इसके अंदर डीएनए और आरएनए होता है, और ये दोनों मॉलिक्यूल जो हैं उनको कलेक्टिवली हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और ये लिविंग थिंग की खुसूसियत है, यानी हेरिडिटी मटेरियल है। और वायरस के अंदर ये दोनों मौजूद हो सकते हैं, या आरएनए होगा या डीएनए होगा। दूसरी जो खुसूसियत है वायरस के अंदर, जब ये एक लिविंग थिंग्स के अंदर आ जाता है तो यहाँ पे इसके अंदर एक कैरेक्टर, एक एबिलिटी आ जाती है जिसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। और रिप्रोडक्शन का मतलब कि इंक्रीज इन नंबर। तो जब तादाद में ज्यादा होते हैं तो उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो वायरस जब लिविंग थिंग के अंदर आ जाते हैं तो ये अपनी नंबर को इंक्रीज करते हैं। तो ये दो बड़े जो हैं इसके अंदर लिविंग थिंग की खुसूसियत हैं। अब नॉन लिविंग की खुसूसियात क्या है कि पहली खुसूसियत ये है कि ये एसेलुलर है। एसेलुलर का मतलब कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो सेल के ऊपर मुश्तमिल नहीं होता, ये पार्टिकल नेचर होते हैं। और लिविंग थिंग की ये खुसूसियत है कि वो बिल्डिंग ब्लॉक से बने होंगे और उनका बिल्डिंग ब्लॉक सेल है। तो पहली जो नॉन लिविंग की खुसूसियत ये है इनके अंदर, वो ये है कि ये एसेलुलर होते हैं। दूसरी जो खुसूसियत है ये दे कैन बी चेंज इनटू क्रिस्टल, यानी ये क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, जबकि लिविंग थिंग की ये खुसूसियत नहीं है कि वो क्रिस्टल में ज्योमेट्रिकल शेप में कन्वर्ट हो जाए। तीसरी जो खुसूसियत है कैन स्टोर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम स्टोर कर सकते हैं बहुत लंबे अरसे तक विदाउट फूड एंड ऑक्सीजन, यानी बगैर हवा के और बगैर खुराक के इसको जो है कई दिनों तक हम इसको जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो खुसूसियात हैं ये इनके अंदर नॉन लिविंग के हैं और ये लिविंग के हैं। तो यहाँ तक तो रही बात वायरस की तारीफ की। अब जाते हैं वायरस की स्ट्रक्चर की तरफ। तो स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो जनरली जो है दो चीजों के ऊपर मुश्तमिल होता है। कंपोजिशन, यानी कंपोजिशन जो है वायरस का स्ट्रक्चर में सबसे पहले कंपोजिशन की तरफ जाते हैं। तो केमिकली अगर हम देखें तो वायरस दो चीजों के ऊपर मुश्तमिल होता है। एक इसका आउटर लेयर है जो कि प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन्स मॉलिक्यूल का, और दूसरा जो है इसके अंदर इंटरनल न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है, यानी इसके अंदर जो है ये न्यूक्लिक एसिड जो है या आरएनए होगा या डीएनए होगा। अब ये दोनों चीजें जो हैं ये न्यूक्लिक एसिड, अब ये न्यूक्लिक एसिड या तो होगा आरएनए और
Na होगा। अब इन दोनों में से कोई एक होगा। जनरली तमाम जो वायरस है उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इन दो पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। आउटर कोड होता है जो कि प्रोटीन का बना होता है, और इनर साइड पे जो है न्यूक्लिक एसिड होता है जो आरएनए या डीएनए होता है। इसके अलावा बाज़ वायरसेस ऐसे हैं जिनमें एक्स्ट्रा आउटर कवर होता है जिसको हम कोटेड वायरस कहते हैं, और ये जो आउटर कवर होता है ये बना होता है लिपिड्स का। लेकिन ये तमाम के तमाम वायरसेस में नहीं होता। ये चंद वायरसेस ऐसे हैं जिनके अंदर ये जो आउटर कोड है प्रोटीन के ऊपर लिपिड्स का ये बना होता है, हर एक वायरस में नहीं होता। अब अगली जो चीज है वो शेप्स हैं। तो शेप वायरसेस के मुख्तलिफ हैं और शक्ल जो है बाज वायरसेस का वो स्फेरिकल है, यानी इस तरह का बाल की तरह जो है स्ट्रक्चर है। बाज जो है वो टेडोपोल हैं, बाज जो है इस तरह इलांगेटेड हैं, बाज जो है वो राउंडेड हैं। अब मुख्तलिफ शक्लों के वायरस जो है वो पाए जाते हैं, और इसके अलावा इनके ऊपर जो है आउटर डेरिवेटिव्स यानी उसका जो आउटर लेयर है इसके अंदर भी मॉडिफिकेशन हुई होती हैं। बाज वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ये जो है स्पाइक्स होते हैं, फिर स्पाइक्स भी डिफरेंट होते हैं। तो इस तरह शक्ल की वजह से और डेरिवेटिव्स की वजह से यानी इसकी जो मॉडिफिकेशन हुई होती है उसकी वजह से हजारों किस्म के वायरस जो है वो बन जाते हैं, मुख्तलिफ वेराइटीज की बन जाते हैं। एक तो वायरस इसकी वजह से मुख्तलिफ बनते हैं, दूसरा इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है उसकी वजह से जो है मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस जो हैं वो बन जाते हैं। अब तो ये दूसरी चीज जो है इसकी शेप के हवाले से। अब अगला जो चीज है वो इसकी साइज है। सबसे जरूरी चीज जो है वो इसकी साइज है। अब वायरसेस की जो साइज है वो नैनोमीटर में है, यानी इसकी साइज जो है वो इतनी छोटी है कि सिंपल जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसके जरिए से हम वायरस को नहीं देख सकते। वायरस को देखने के लिए हम जो है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, और ये वायरस अगर हम इसका स्ट्रक्चर अगर जो है उसका कंपैरिजन हम सेल के साथ कर लें तो वायरस जो है वो सेल की निस्बत बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। सपोज करते हैं ये पूरी का पूरा जो बोर्ड हमें नजर आ रहा है ये एक सेल है, और इसके ऊपर जो ये स्पॉट मैंने बनाया है इस बोर्ड के ऊपर इसको कंसीडर करें वायरस। अब बोर्ड को देखें और इस स्पॉट को देखें तो बोर्ड इस स्पॉट के निस्बत बहुत ज्यादा बड़ा है। तो इसी तरीके से सेल वायरस की निस्बत बहुत ज्यादा बड़ा होता है। और फिर अगर जो है सेल की साइज को हम देखें, सेल अगर मैं ये जो पार्ट है ये छोटा सा टुकड़ा है जो कि बमुश्किल मैं देख रहा हूं, बमुश्किल मुझे जो है वो अपनी आंख से नजर आ रहा है। अब इस छोटे से टुकड़े को अगर यहाँ पे मैं अपने उंगली का जो है छोटा सा इतना सा टुकड़ा गोश्त का लूं तो इस गोश्त के अंदर हजारों खुलिये होंगे। अब आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि इतना छोटा टुकड़ा जो कि बमुश्किल मुझे नजर आता है आंख से, और इस टुकड़े के अंदर हजारों सेल होंगे। अब एक सेल कितना छोटा होगा तो यहां से आपको अंदाजा हुआ होगा। और फिर यहां पे कंपैरिजन मैंने सेल और वायरस की कर दी, तो फिर उसका जो है आप मुआवजा कर लें कि सेल जो है वायरस जो है वो सेल कितना जो है वो छोटा होगा, तो आपको अंदाजा हुआ होगा कि वायरस बहुत ज्यादा छोटा होता है और नैनोमीटर में इसका जो है वो साइज होता है। अब ये तो सिंपली वायरस की स्ट्रक्चर के हवाले से बातें थी कि वायरस का स्ट्रक्चर जो है जनरली कंपोजिशन ये होता है, शेप ये होता है, साइज ये होता है। अब अगली जो चीज है उसकी तरफ जाते हैं, और वो तीसरी जो चीज है वो है कंट्रोल ऑफ वायरसेस। अब वायरसेस को जो है तीसरी जो चीज है वो है इन्फेक्शन ऑफ वायरसेस। सॉरी, यहाँ पे तीसरी जो चीज है वो है इन्फेक्शन ऑफ वायरसेस। अब इन्फेक्शन है क्या? इन्फेक्शन का मतलब यह होता है कि व्हेन अ वायरस अटैक ऑन अ बॉडी एंड एंटर इनटू द बॉडी एंड कॉज डिजीज इज कॉल्ड इन्फेक्शन। जब एक वायरस एक लिविंग थिंग्स के बॉडी के ऊपर अटैक करता है, वहां पे एंटर हो जाता है और वहां पे बीमारी जो है पैदा कर देता है, उसको हम कहते हैं इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन में स्टेप्स हैं। अब पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि एक वायरस रीच करता है, रीच टू होस्ट। पहला जो स्टेप है उसकी तरफ जाते हैं। पहला स्टेप यह है कि एक वायरस जो है वो रसाई हासिल करता है अपनी होस्ट तक।
होस्ट का मतलब जिसके ऊपर वो इन्फेक्शन करता है, यानी जिसके अंदर वो बीमारी पैदा करता है, उसको हम होस्ट कहते हैं। सपोज एक वायरस है, वो इंसान के ऊपर बीमारी पैदा करता है, इंसान के अंदर बीमारी पैदा करता है, उसका होस्ट जो है वो इंसान है। इसी तरीके से एक वायरस है जो कि बकरी के अंदर बीमारी पैदा करता है, तो उस वायरस का होस्ट जो है वो बकरी हुआ। तो पहला जो स्टेप है इन्फेक्शन में वो रीच टू होस्ट। अब पहला जो स्टेप है, अगर वो जो वायरस जो है उसको तय कर देता है तो इसको हम इन्फेक्शन नहीं कहते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप है, दूसरा स्टेप जो है उसको हम कहते हैं रिकॉग्निशन ऑफ स्पेसिफिक टारगेट। अब होस्ट के अंदर उसका खास रीजन होगा, खास पार्ट होगा, खास सेल होगा जिसको वो टारगेट करेगा, और उसको टारगेट करने के लिए उसको वो रिकॉग्नाइज करता है। तो दूसरा स्टेप में वो क्या करता है, उस टारगेट को जो है वो रिकॉग्नाइज कर देता है। अब यहाँ पे एक वायरस है, वो यहां तक मेरे बॉडी तक आ जाता है, तो पहला स्टेप जो है उसने जो है वो क्रॉस कर लिया, यानी होस्ट तक जो है मेजबान जो है वो ह्यूमन बीइंग जो है उस तक पहुंच गया। अब यहाँ पे ये इन्फेक्शन काज नहीं कर सकता। दूसरा जो स्टेप है उसको ये फॉलो करेगा। दूसरा स्टेप ये है कि रिकॉग्निशन ऑफ स्पेसिफिक टारगेट। अब इसके मेरे जिस्म के अंदर इसका स्पेसिफिक टारगेट सेल होगा जिसको ये टारगेट करेगा। हर एक सेल जो है उसको टारगेट नहीं कर सकता। अब ये सेल को, स्पेसिफिक सेल को कैसे टारगेट करता है, यहाँ पे हम तसव्वुर कर लें ये एक वायरस है। इस वायरस के ऊपर खास किस्म के प्रोटीन जो लेयर है, इसके ऊपर खास किस्म के साइट्स होते हैं, और उन साइट्स को हम कहते हैं फियन साइट्स, यानी फियन प्रोटीन होते हैं। और ये प्रोटीन क्या करते हैं, एक सेल है, मेरे जिस्म के अंदर कई सेल मैं बनाता हूं, ये एक सेल मैं बना रहा हूं, ये एक सेल बना रहा हूं, ये एक सेल बना रहा हूं। ये सेल जो है ये लंग्स का है, सपोज करते हैं। ये जो है मेरा सेल किडनी का है, और ये जो है मेरा स्किन का है। अब यहाँ पे ये वायरस आ जाता है होस्ट के अंदर। अब इसका टारगेट इन सेलों में से कोई एक होगा। अब कौन सा सेल इसका टारगेट होगा, वो सेल इसका टारगेट होगा जिसको ये रिकॉग्नाइज करेगा। अब रिकॉग्नाइज कैसे करता है, रिकॉग्नाइज हर एक जो सेल होता है बॉडी का, हर एक सेल के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर खास किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं, खास किस्म के प्रोटीन्स होते हैं, उनको हम रिसेप्टर कहते हैं। अब यहाँ पे इस स्किन के सेल के ऊपर भी रिसेप्टर हैं, इस किडनी के सेल के ऊपर भी रिसेप्टर हैं, और लंग्स के सेल के ऊपर भी रिसेप्टर हैं। अब रिसेप्टर हर एक सेल के ऊपर मुख्तलिफ होते हैं। यहाँ पे मैं ड्रा करता हूं, यहाँ पे एक्स वाई जेड रिसेप्टर है। यहाँ पे जो रिसेप्टर्स हैं वो एक्स डब्ल्यू एन एम रिसेप्टर्स हैं, और यहाँ पे ए बी सी डी रिसेप्टर है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके ऊपर जो रिसेप्टर है वो डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, और यहाँ पे डिफरेंट है। अब यहाँ पे ये वायरस उस सेल के अंदर एंटर होगा, रिकॉग्नाइज करेगा, जिसके लिए ये जो फियन प्रोटीन है जो कि इनमें से किसी एक रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज करेंगे। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे जो प्रोटीन है वो सिर्फ और सिर्फ ए को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ए को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ए रिसेप्टर जो है उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बाकी जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। अब अगर ये वायरस स्किन के ऊपर आएगा तो यहाँ पे इंफेक्शन काज नहीं कर सकता। यहाँ पे क्यों नहीं काज कर सकता, क्योंकि ये दूसरा स्टेप रिकॉग्निशन जो टारगेट सेल है उसको नहीं कर सकता, क्योंकि ये ए को रिकॉग्नाइज करता है और यहाँ पे ए जो रिसेप्टर है वो नहीं है, इसको भी नहीं कर सकता। अब ये टारगेट करेगा इस सेल को। क्यों इस सेल को टारगेट करेगा, क्योंकि इसके लिए जो ए है, ए रिसेप्टर यहाँ पे मौजूद है, तो इसलिए यह वायरस टारगेट करेगा इस सेल को। तो दूसरा स्टेप, जब यह वायरस जो है यहां से आएगा, इस सेल के ऊपर अटैक करेगा। जब इसके ऊपर अटैक करता है तो ये दूसरा स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अगला स्टेप शुरू हो जाता है, और वो है तीसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप क्या है, तीसरे स्टेप में ये होगा कि ये जो वायरस है इस सेल के साथ जो है जुड़ जाएगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अटैच करने के बाद अगला जो स्टेप है वो यहाँ पे ये वायरस जो है इस सेल के अंदर एंटर होगा। अब एंटर करने के लिए ये दो स्टेप्स इस्तेमाल करता है। पहला स्टेप ये होता है कि ये इस सेल के साथ
अटैच हो जाता है और इसको फ्यूज कर देता है, और यहां से जो है अपना जो न्यूक्लिक एसिड है इसके अंदर, ये न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे इसके साथ जो है फ्यूज कर देता है इस तरह, और अपना न्यूक्लिक एसिड जो है वो अंदर इंट्रोड्यूस कर देता है, यानी ये जो न्यूक्लिक एसिड था यहाँ पे आ जाता है। एक तो ये इस तरीके से एंटर कर देता है, इसको हम कहते हैं फियन। अब दूसरी तरीके से भी ये एंटर करता है। दूसरा क्या तरीका हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये जो सेल है, इस सेल के साथ ये वायरस यहाँ पे अटैच हो गया। अब अटैच करने के बाद ये वायरस क्या करेगा कि ये वायरस जो है एंडोसाइटोसिस के जरिए से, यानी जो सेल है इस मेम्ब्रेन को इन्विजिनेट कर देगा, अंदर की तरफ धकेल देगा, और यहाँ पे इस तरह जो है अटैच करने के बाद इसका शक्ल कुछ यूं हो जाएगा, यानी अंदर की तरफ चला जाएगा, और ये वायरस जो है इधर आ जाएगा, और आखिरकार ये जो रीजन है ये इस तरह ओवरलैप हो जाएगा, और ये इस वायरस जो है इस तरह सेल के अंदर जो है एंटर कर जाएगा, यानी एंडोसाइटोसिस के जरिए से जब एंटर कर देता है तो अंदर एंजाइम इसको जो है, ये जो वायरस के इर्द गिर्द प्रोटीन कोट है इसको रप्चर कर देते हैं, और इस तरह ये आरएनए जो है यहाँ से रिलीज हो जाता है। अब इन दो तरीकों से वायरस जो है वो सेल के अंदर एंटर कर देता है। अब एंटर करने के बाद अगला जो स्टेप होता है वो चौथा स्टेप है। अब चौथा स्टेप में क्या करता है वायरस? वो होल्ड करता है। चौथा स्टेप जो है होल्ड द सेल। अब होल्ड द सेल का मतलब क्या है कि सेल के अंदर जब ये वायरस आ जाता है, इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये सेल की जितनी भी एक्टिविटीज है उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है। इसका आरएनए या न्यूक्लिक एसिड जो है वो अपनी होल्ड में सारी एक्टिविटीज ले लेता है। यानी सेल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेल्स हैं, उसको कंसीडर कर लें फोटोकॉपी मशीन से, प्रिंटर्स हैं, तो उनको ये अपने कंट्रोल में कर देते हैं, यानी राइबोसोम्स हैं या दूसरे ऑर्गेनेल्स हैं, उनको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, और उस फोटोकॉपी मशीन से अपनी कॉपियां बनाना शुरू कर देते हैं। चौथा जो स्टेज है उसमें ये वायरस सेल के अंदर जब आ जाता है तो एक्टिविटी सेल को होल्ड कर देता है, उसकी एक्टिविटीज जो है अपने कंट्रोल में ले लेता है, और ये जो वायरस है ये राइबोसोम से या जो सेल के अंदर दूसरे ऑर्गेनेल्स हैं, यहाँ पे इसको हम कंसीडर करते हैं राइबोसोम से, तो यहाँ पे ये जो है ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन के जरिए से यहाँ पे अपनी कई कॉपियां जो हैं प्रोटीन्स की जो है वो बना देगा। यहाँ पे ये जो डॉट डॉट में बना रहा हूँ ये कई कॉपियां जो हैं इसने बनाई अपनी प्रोटीन लेयर्स की, यानी इस जो जीन था इस जीन को इसने जो है ट्रांसलेट किया और कई जो है प्रोटीन बनाए, कॉपियां बनाई। उसके बाद ये अपना जो डीएनए है, इस डीएनए के या इसका जो आरएनए है, इस आरएनए की भी कई कॉपियां इस तरह जो है एक सेल के अंदर बना देंगे। अब यहाँ पे ये जो तादाद है ये वेरिएबल है, ये सैकड़ों में भी हो सकती है, हजारों में भी हो सकती है, और मिलियन में भी हो सकती है, यानी ये तादाद जो है वेरिएबल है। अब सेल के अंदर कई कॉपियां बन गई, किस चीज की? वायरस की प्रोटीन की और वायरस की न्यूक्लिक एसिड की। जब ये स्टेप कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है, और वो स्टेप नंबर 5 होता है, जिसको हम असेंबलिंग कहते हैं। अब असेंबलिंग का क्या मतलब है? असेंबलिंग का मतलब ये है कि अब ये वायरस के जो प्रोटीन है और इसका जो न्यूक्लिक एसिड है ये दोनों आपस में मिलना शुरू हो जाएंगे, और नए वायरस जो है एक सेल के अंदर जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। अब ये प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन जो है कोड जो है ये बन गए, और इनके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड था वो इस तरह ओवरलैप हो जाएगा, अंदर आ जाएगा। तो इस तरह एक सेल के अंदर कई वायरसेस बन जाएंगे। जब ये स्टेप कंप्लीट हो जाता है इसको हम असेंबलिंग कहते हैं। उसके बाद अगला स्टेप है और वो आखिरी स्टेप है, और वो स्टेप है छठा नंबर स्टेप, जिसको हम कहते हैं बस्टिंग या कमिंग आउट फ्रॉम द सेल। बस्टिंग या बडिंग स्टेज। अब बस्टिंग या बडिंग स्टेज क्या है कि इसमें जब ये वायरस अंदर तादाद में ज्यादा हो जाता है तो अब ये इस सेल को या तो रप्चर कर देंगे यानी ब्रेक कर देंगे और बाहर निकल आ जाएंगे, या इसका बड बना देंगे, इस तरह आउटग्रोथ बना देंगे और इसके जरिए से बाहर निकल आ जाएंगे। इन दोनों तरीकों से ये सेल जो हैं ये डिस्ट्रॉय करते हैं और सेल से बाहर आते हैं। जब बाहर आते हैं तो बाहर आने के बाद ये एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेलों के बाहर जो म्यूकस होगा, जो फ्लूइड होगा, उसके अंदर भी आ जाएंगे, और यहां से इनका स्प्रेडिंग भी हो सकता है। अगर लंग्स के हैं तो लंग्स के म्यूकस के अंदर भी आ जाएंगे, और वहां से अगर वो म्यूकस या वो जो मॉइस्चर आप एयर के साथ बाहर निकालेंगे तो उसके अंदर भी वायरस बाहर आएंगे।
और इसके अलावा यहाँ पे ये दूसरे सेल्स को टारगेट कर देते हैं और दूसरे सेल्स को टारगेट करने के बाद यहाँ पे ये जो प्रोसेस है इसी तरह कंटिन्यू रखते हैं और इस तरह लगातार आपके खुलियों को डैमेज करते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इन्फेक्शन। अब यहाँ पे एक तो ये आपके सेलों को लगातार, अब पहले एक वायरस ने एक सेल को डैमेज किया, अब हजारों वायरस हो गए तो ये हजारों सेल के ऊपर अटैक करेंगे और इस तरह आगे जब दूसरी तीसरी मर्तबा अटैक करेंगे तो ये क्रोनिक स्टेज में आप चले जाएंगे। तो इस तरह इनका इन्फेक्शन जो है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर या दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर काज होता है। अब ये तो था तीसरा स्टेज जो कि हमने पढ़ा कि इन्फेक्शन, इसी तरीके से वायरस जो है वो इन्फेक्ट करते हैं। अगला जो स्टेज है उसकी तरफ जाते हैं और वो स्टेज है कंट्रोल ऑफ वायरस। कंट्रोल ऑफ वायरसेस में हमें वायरसेस की 2 पॉइंट्स के बारे में इल्म होना चाहिए। पहली जो पॉइंट है वो है स्ट्रांग पॉइंट और दूसरे जो है हमें उसके वीक पॉइंट्स जो हैं उसके बारे में इल्म होना चाहिए। अब दुनिया का एक उसूल है कि जब भी आप कोई भी काम, कोई भी चीज अपने काबू में करना चाहते हैं यानी उसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसकी स्ट्रांग और उसकी वीक पॉइंट्स के बारे में आपको इल्म होना चाहिए। जब आपको स्ट्रांग और वीक पॉइंट्स का इल्म हो तो उसके बाद आप उस चीज की या उस काम की वीक पॉइंट्स को टारगेट करके उसको अपने ग्रिप में, अपने काबू में लेके आ सकते हैं। इसी तरीके से जब आपको वायरस की स्ट्रांग और वीक पॉइंट्स का पता होगा तो आसानी के साथ आप उसकी वीक पॉइंट्स को टारगेट करके वायरस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब स्ट्रांग पॉइंट्स की तरफ जाते हैं कि वायरस की स्ट्रांग पॉइंट्स क्या है। वायरस की स्ट्रांग पॉइंट्स में पहली जो स्ट्रांग पॉइंट है कि ये हाईली इन्फेक्टिव है। हाईली इन्फेक्टिव का मतलब कि ये बहुत ज्यादा तेजी के साथ फैलती है, इसके अलावा ये तेजी के साथ अपनी नस्ल बढ़ाती हैं, तो ये हाईली इन्फेक्टिव इसलिए है। दूसरी जो स्ट्रांग पॉइंट है कि ये वेरी स्मॉल, ये बहुत ज्यादा छोटी होती है, इसका साइज बहुत ज्यादा छोटा है। अब सेल की निस्बत आपको कंपैरिजन करके मैंने बता दिया कि इतनी छोटी है वायरस। अब छोटी होने की निस्बत से ये क्या करता है, आपको भी धोखा देता है और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को भी धोखा दे देता है और सेल के अंदर दाखिल हो जाता है। तो ये इसकी दूसरी स्ट्रांग पॉइंट्स है। अब तीसरी जो इसकी स्ट्रांग पॉइंट है कि ये 2 किस्म की एनवायरनमेंट में, नॉन लिविंग और स्लैश लिविंग, अब दोनों किस्म की एनवायरनमेंट में ये सरवाइव कर सकता है। नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में बाहर ये कई घंटों तक, कई दिनों तक सरवाइव कर सकता है और बाज औकात तो सिस्टिक स्टेज में ये सालों तक भी सरवाइव कर सकता है और लिविंग थिंग्स के अंदर जाके ये वहां पे भी सरवाइव कर सकता है। तो ये इसकी स्ट्रांग पॉइंट है। अब इसकी वीक पॉइंट्स की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले जो इसकी वीक पॉइंट है कि इट कैन नॉट मूव 1 फीट, यानी ये 1 फीट, 1 मीटर डिस्टेंस खुद कवर नहीं कर सकता। अगर एक वायरस यहां है तो यहां तक नहीं आ सकता खुद ब खुद, अगर कोई दूसरा सहारा न दे। तो यहां पे मतलब ये हुआ कि ये इसकी कमजोरी है कि एक जगह से ये दूसरी जगह मुंतकिल खुद नहीं हो सकती। दूसरी जो इसकी वीक पॉइंट है वो क्या है, कंप्लीटली डिपेंडेंट या मैं कह सकता हूं कि 100% यानी 100% और 100% डिपेंड ऑन देयर होस्ट। ये तकरीबन मुकम्मल या 100% जो है एक होस्ट के ऊपर, मेजबान जो है जिस सेल के अंदर ये वायरस होता है या जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है वहां पे उसके ऊपर इसका इन्हिसार होता है हर एक एक्टिविटी के लिए। अगर वो इसकी ट्रांसमिशन है या इसकी फूड है या इसकी न्यूट्रिशन है या इसकी आगे जितनी भी एक्टिविटीज हैं, लाइफ एक्टिविटीज जितनी भी ये करता है यानी रिप्रोडक्शन एबिलिटी है, तो इसके लिए ये डिपेंडेंट है अपनी होस्ट के ऊपर। अब हम इसको कंट्रोल करने के लिए इन 2 पॉइंट्स को टारगेट करेंगे। अब पहली जो पॉइंट है कि ये 1 फीट या 1 मीटर डिस्टेंस कवर नहीं कर सकती, तो फिर ये हजारों किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके पूरी दुनिया के अंदर कैसे फैलती है। यानी जैसे रिसेंटली हम मिसाल ले लेंगे कोविड-19 की कि वो चाइना की एक शहर वुहान से लेकर पूरी दुनिया में फैल गया। अब कैसे, अगर एक वायरस खुद ब खुद 1 मीटर डिस्टेंस कवर नहीं कर सकती, 1 फीट डिस्टेंस कवर नहीं कर सकती, तो कैसे पूरी दुनिया में जा सकती है। तो ये हमने इसकी इस वीक पॉइंट को इग्नोर कर दिया। इस पॉइंट को हमने यहाँ पे, अगर हमें पता होता या हम इसको कंट्रोल कर देते
इग्नोर ना करते तो ये पूरी दुनिया में ये आजकल जो कोविड-19 का मसला है पेश ना आता। अब इस पॉइंट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और या कैसे अगर वायरस जो है 1 मीटर या 1 फीट डिस्टेंस कवर नहीं कर सकती तो कैसे ये ट्रांसमिट होती हैं। तो वायरस ट्रांसमिट होती हैं 2-3 तरीकों से। इनमें से पहला जो तरीका है जिसकी वजह से वायरस एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है वो है कांटेक्ट। अब कांटेक्ट का मतलब क्या? कांटेक्ट का मतलब ये कि जब आप एक वायरस को टच करते हैं, अब टच कैसे करते हैं, यहाँ पे कोविड-19 की मिसाल ले लें, ये वायरस था एनिमल्स में, दूसरे एनिमल्स में जैसे चमगादड़ था या दूसरा कोई भी एनिमल्स था। अब उस एनिमल्स को हमने टच कर दिया। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म आप खाते हैं उसको सही तरीके से पका के खाएं, गोश्त आप सही तरीके से पका के खाएं, तो उसके अंदर वो वायरस जो है खुद ब खुद डिनेचर हो जाता है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिनेचर हो जाता है। लेकिन जब आप अनकुक्ड फूड खाएंगे, उसके साथ कांटेक्ट करेंगे, तो ये वायरस आपके अंदर आएगा। एक तो आपका कांटेक्ट फूड के साथ हुआ, दूसरा आपका कांटेक्ट गंदी चीजों के साथ। जो भी चीज, यानी आपको पता है कि ये चीज जो है ये वायरल इन्फेक्टिव है, यानी इसके अंदर कोई ना कोई जरासीम होगा, जब आप उसके साथ कांटेक्ट करेंगे तो वायरस आपके अंदर आएगा। इसके अलावा आप वो हवा या वो पानी जिसके अंदर गंदा वायरस होगा या जर्म्स होंगे उसके साथ कांटेक्ट करेंगे तो ये वायरस आपके अंदर आएगा। एक तो कांटेक्ट यू हुआ कि आपका एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट। दूसरा आपका सेल्फ कांटेक्ट। सेल्फ कांटेक्ट का मतलब ये है कि एक छोटा बच्चा है, अब मुझे इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, मुझे पता है कि मुझे इन्फेक्शन है, लेकिन एक छोटा बच्चा है मेरे घर में। अब उस छोटे बच्चे को मैं प्यार करने के लिए बोसा देता हूं। अब ये आपके ख्याल में या दूसरों के ख्याल में तो प्यार होगा, लेकिन मेरे ख्याल में ये आपने उसको प्यार नहीं किया बल्कि आपने उसको मार दिया, क्योंकि आपको पता है कि आपके अंदर इन्फेक्शन है और जब आप उसको प्यार के लिए बोसा देंगे तो वो इन्फेक्शन, वो वायरस आप उसके अंदर ट्रांसमिट कर देंगे। आपने उसके साथ कांटेक्ट कर दिया तो वो वायरस आपने वहां पे ट्रांसमिट कर दिया। तो दूसरे अल्फाज में कई किस्म के कांटेक्ट हैं जिससे हमने बचना होगा, तो ये वायरस आगे जो है वो ट्रांसमिट नहीं होगा। और ये कोविड-19 जो है इसी तरह कांटेक्ट का लिहाज ना रखते हुए हमने पूरी दुनिया के अंदर फैला दिया। अब यहाँ पे कांटेक्ट में हमने ख्याल रखना होगा। दूसरी जो चीज है, हमने क्लीनलीनेस, यानी दूसरी जो वायरस फैलती है वो गंदगी की वजह से फैलती है, ठीक है। या दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं कि ये वायरस जो दूसरी फैलने की वजह है वो है वेक्टर। अब वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर वो ऑर्गेनिज्म है, वो लिविंग थिंग्स है जो कि एक ऑर्गेनिज्म से या एक एनिमल से दूसरे एनिमल तक, दूसरे प्लांट तक वायरस को पहुंचाते हैं या जर्म्स को पहुंचाते हैं, उनको हम वेक्टर कहते हैं। मिसाल आपको दूं कि मेरे ब्लड के अंदर एक वायरस है, अब एक मॉस्किटो आता है, वो मेरे ब्लड को सक करता है और जाके दूसरे बंदे को जो है वो सक करता है, ठीक है, बाइट करता है। तो अब यहां से ये वायरस मॉस्किटो ने उठाया, उस बंदे के अंदर डाला, तो यहाँ पे मॉस्किटो क्या हुआ? वेक्टर। इसी तरीके से हजारों किस्म के फ्लाइज हैं, हजारों किस्म के ऑर्गेनिज्म हैं जो कि वेक्टर के तौर पर काम करते हैं, जैसे टेक्स हैं, माइट्स हैं, एफिड्स हैं, तो ये सारे के सारे वेक्टर कहलाते हैं। अब हमने अगर इस पॉइंट को कंट्रोल करना है तो हमने वेक्टर को कंट्रोल करना होगा, वेक्टर से बचना होगा। अब वेक्टर से हम कैसे बच सकते हैं या कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? पहली बात कि हम वेक्टर की जो हैबिटेट है उसको जान लें कि आया वो कैसे एनवायरनमेंट के अंदर अपनी तादाद को ज्यादा करता है, तो वो एनवायरनमेंट जो मौजूद उनके लिए हो उसको हम खत्म कर दें। इसके अलावा उनसे बचने की हर मुमकिन कोशिश करें, यानी नेट्स इस्तेमाल करें, जैसे मॉस्किटो नेट होते हैं उसको इस्तेमाल करें, या दूसरे जो स्प्रे हैं या इंडोर्स जो कमरे हैं उनमें सोएं। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं जिनसे हम वेक्टर्स जो हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं और आगे बीमारी जो है या वायरस जो है उसको स्प्रेड करने से जो है रोक सकते हैं। इसके अलावा हम सफाई का ख्याल करके हम ये वेक्टर और कांटेक्ट दोनों जो हैं उसको जो है काबू कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि हम इस वीक पॉइंट्स के ऊपर तवज्जो देके इन दोनों तरीकों से हम वायरस को, किसी भी जर्म्स को कंट्रोल करते हैं। दूसरी पॉइंट, अगर हमने इस पॉइंट को इग्नोर कर दिया तो हमने इस पॉइंट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देनी होगी। अब दूसरी पॉइंट ये है कि ये 100% आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अब आपके ऊपर ये इन्हिसार करती है वायरस
और ये आप पर है कि अब आप इस वायरस को मारना चाहते हैं या इससे अपने आप को मरवाना चाहते हैं। ये आपके ऊपर इन्हिसार है। अब आप इस वायरस को कैसे मार सकते हैं? इस वायरस को मार सकते हैं आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम से, आपकी कुव्वती मुदाफ़ियत से आप इस वायरस को ख़त्म कर सकते हैं। दूसरी पॉइंट्स, आप अब यहाँ पे आप अपनी इम्यूनिटी से कैसे इसको मार सकते हैं? अब आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें, यानी आप आराम करें, आप अच्छी खुराक इस्तेमाल करें जो कि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करती हैं। इसके अलावा आप वो मेडिसिन इस्तेमाल करें जो कि आपको रिलैक्सेशन देती हैं, यानी दूसरी बीमारियों से आपको आराम देती हैं, यानी दूसरी जो मेडिसिन हैं उनको इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप जो हैं वैक्सीन, अगर वायरस के लिए जो वायरसेस के लिए बनी हैं तो वो वैक्सीन इस्तेमाल करें और उस वजह से आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करके इस वायरस को ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा दूसरी बात कि आप इस वायरस को, आपका इम्यूनिटी सिस्टम इसके खिलाफ जो है वो लड़ाई शुरू कर देगा। लेकिन अगर आपने जो इन्फेक्शन यानी हाईली इन्फेक्टिव हैं ये फैलती हैं, तो आपने इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना होगा। अपना जो प्रिकॉशंस हैं, एसओपीज हैं हर एक वायरस के लिए, उनका ख्याल करना होगा। यानी स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स जितने भी हैं उनको आपने फॉलो करना होगा। यानी जैसे कोविड-19 के लिए बार बार हाथ धोना है, मास्क पहनना है और ज़्यादा कांटेक्ट करने से गुरेज करना है, तो ये सारे एसओपीज हैं, उनको आपने फॉलो करना होगा। अब आपके पास आपके जिस्म के अंदर एक वायरस आ गया है, 14 दिनों में, 15 दिनों में, 10 दिनों में आपकी इम्यूनिटी सिस्टम उसको ख़त्म करके, डिस्ट्रॉय करके आपको निजात दे देगी और आप ऑटोमेटिकली जो है हेल्थी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस पॉइंट के ऊपर भी तवज्जो नहीं देंगे, ख्याल नहीं करेंगे, तो ये वायरस आपके अंदर मुख्तलिफ किस्म के यानी लगातार आपके अंदर साइकिल चला के म्यूटेट हो जाएगा। म्यूटेशन करके अगर आपने इसको शिकस्त दे भी दी, दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जब ये जाएगा, दूसरे एनिमल के अंदर या दूसरे बंदे के अंदर ये जाएगा और वहां से जब ये म्यूटेट होगा मजीद, और जब दोबारा आपके अंदर आ जाएगा तो ये आपके लिए एक नया वायरस होगा, आपको दोबारा एक मसला पेश आएगा। इसलिए अगर आपने ख्याल यहाँ पे रखा तो आप एक ही वायरस को यहाँ पे खत्म कर देंगे, एक टाइप की। अगर आपने यहाँ